कल की क्लास में हम लोगों ने बायो एनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेल्टा जी के बारे में पढ़ा। ठीक है। और फिर हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे, फ्री स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हाई एनर्जी फॉस्फेट, जिसमें ज़्यादा एनर्जी होती है वो ज़्यादा निगेटिव होता है, डेट है डेल्टा जी ज़्यादा निगेटिव होता है। जो लो एनर्जी फॉस्फेट्स हैं उनकी एनर्जी कम होती है, और ट्रेडिशनली ये माना गया है कि -7 से से कम वालों को हम लोग लो एनर्जी फॉस्फेट्स कहेंगे। फिर हम लोगों ने बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस किया। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपली आप याद रखिए, आउट इलेक्ट्रॉन आउट होता है ऑक्सीडेशन में। ठीक है। तो उसका रिवर्स होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा रिडक्शन में। तो जब भी आपको याद करने का ये एक फंडा है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आउट होता है, डेट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको हम लोगों ने यहाँ पे समझा था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे यही जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है लगातार आप लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। तो कुछ कंपाउंड्स होते हैं NADH एंड FMN, इस तरह के कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं। इस टाइप के पेयर्स बनते हैं, NADH से NAD+ बनेगा, FMN से FMNH2 बनेगा। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लगातार सेल में होता रहता है। बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं उसमें ये प्रोसेस चलता रहता है, और इसी को बोलते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल। तो सारे मॉलिक्यूल्स का एक रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। जो ये पेयर्स हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका रिडॉक्स पेयर्स के। तो ये देखिए, माइनस से प्लस। माइनस का मतलब इट हैज़ हाई एनर्जी और इट हैज़ लो एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा चाहता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो बिफोर आई स्टार्ट, तो आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन मेरी? नो सर। अब ये स्क्रीन दिख रही है? नो हाँ, नो सर। अब स्क्रीन दिख रही है? यस सर। Yes, sir. ओके। It is वॉइस आ present रही है? in the inner mitochondrial membrane. Yes, sir. Why, At sir? this वीडियो stage, वीडियो की वॉइस No, sir. carrier molecules. अभी देखिए, The electron transport molecules are arranged in a sequence. आ रहा है? आपकी वॉइस बस आ रही है, वीडियो की नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ओके, तो मैं इसको अपने ही वॉइस में समझाता हूँ। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। एक मिनट, हेलो, क्लास ले रहा हूँ, बताओ। नहीं जी, खा के कुछ नहीं जाएंगे, फिर पैक करना है सिर्फ।
ओके, तो आप लोग को दिख रहा है ये स्क्रीन नाउ? यस सर। हेलो स्टूडेंट्स, यस सर, आ रही है स्क्रीन। हेलो स्टूडेंट्स, Good यस morning, sir. मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। Yes, sir. ओके, तो ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है मेरे ख्याल से। यस Yes, सर। sir. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि आप लोग इसको समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और ये है उसकी इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा आपको, थोड़ा वो डिटेल में होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि आपको ऐसे ये कर्सर दिख रहा है आपको, एरो वाला? हेलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. ओके, तो इस टाइप के ये है हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो कि साइटोप्लाज्म वाले साइड पे होता है, इनर मेम्ब्रेन मतलब कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की साइड में होता है। अभी मैं इसको डिटेल में भी एक दूसरे वीडियो में भी दिखाऊंगा। तो इस इनर मेम्ब्रेन में इस टाइप से एक चेन टाइप में ये बनी हुई है, आप देख पा रहे हो इसको? तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्सेस, डिफरेंट डिफरेंट ये कॉम्प्लेक्सेस हैं। 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हो, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये है इसकी मेम्ब्रेन, लिपिड लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, यानी कि जो बाई लेयर होती है वही वाली मेम्ब्रेन यहाँ पे है। और इसके बीच में कुछ करियर इलेक्ट्रॉन करियर प्रोटीन्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंजिस्ट वेरियस इलेक्ट्रॉन करियर। यहाँ पे आप देखिए ये हमारा NADH है। ठीक है, NADH क्या करता है, ये आया और यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, कॉम्प्लेक्स 1 को यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और फिर इसने ये इलेक्ट्रॉन करियर से ये 2 3 और फिर फर्दर जो है ये मूव करेगा 4 की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सम ऑफ द देम आर प्रोटीन और सम ऑफ देम आर नॉट प्रोटीन। तो ये सारे करियर्स यहाँ मौजूद रहते हैं और ये इस टाइप की एक चेन बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन दिस रेस्पिरेटरी चेन डिपेंड्स ऑन इट्स रिडॉक्स पोटेंशियल। तो ये जो चेन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इस टाइप से लगी हुई होती है सिस्टम में। जो इलेक्ट्रॉन की ये इनर मेम्ब्रेन है, NAD, FMN, कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A3 एंड ऑक्सीजन लास्ट में। यहाँ पे एक बात देख पाओगे आप, ये रिडॉक्स पोटेंशियल, मैंने अभी आपको बताया था रिडॉक्स पोटेंशियल जिसमें ज़्यादा नेगेटिव होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। तो ये एनर्जी यहाँ से इधर की तरफ ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, एनर्जी का मतलब कि प्रोटॉन। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज द लास्ट एनर्जी एक्सेप्टर। इसीलिए हम लोग अपने जो रिस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन लेते हैं। वो क्या काम करता है, लास्ट में आपको ऑक्सीजन कैप्चर कर जो है एनर्जी कैप्चर करने का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो उसका रेडॉक्स पोटेंशियल। तो these are the redox potential. Components of respiratory chain are arranged in the order of increasing redox potential. तो ये माइनस से लेके प्लस होगा। Setting components have negative redox potential and terminal components have positive redox potential, जो मैंने अभी आपको बताया। Therefore, in the respiratory chain, electrons flow from negative to positive. ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ अलग अलग एंजाइम है, जैसे हर चीज़ के लिए एक एंजाइम है। NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये NADH साइटोक्रोम ये कॉम्प्लेक्स 1 पर्टिकुलरली फॉर इसके लिए NADH के लिए,
जबकि कॉम्प्लेक्स 2 जो है पर्टिकुलरली FAD मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन लेता है। यहाँ पे आप देखिए इसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, कोएंजाइम Q से यहाँ पे 3 में ट्रांसफर हुआ, जबकि सक्सिनेट कोएंजाइम रिडक्टेज ये क्या है, FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर उसके बाद कोएंजाइम Q यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम कर रहा है। फिर साइटोक्रोम C रिडक्टेज यहाँ पे ये एंजाइम आएगा। तो ये जो मैं यहाँ बता रहा था आपको सक्सिन माइलेट ग्लूटामेट, तो इनको कहाँ से एनर्जी मिलती है, सबस्ट्रेट से, है ना। जो मैंने आपको वो पढ़ाया हुआ था सिट्रिक एसिड साइकिल वगैरह, वहाँ माइलेट डिहाइड्रोजिनेज इस टाइप से आपने देखा होगा, वहाँ पर FADH2 NADH2 ये सारा प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ से ये इनको ये हाइड्रोजन एनर्जी मिलती है। और फिर ये यहाँ पे टाइम इन कॉन्ट्रास्ट टू सम FAD लिंक डिहाइड्रोजिनेज लाइक सक्सिनेट एंड ग्लिसराइड डिहाइड फॉर catalyze transfer of electron from substrate to coenzyme Q। ओके, तो यहाँ पे ये 3 में एनर्जी आ गई इन दोनों से, फिर 3 से 4 में एनर्जी का ट्रांसफर होता है साइटोक्रोम C की मदद से। तो मेनी कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स रादर देन सिंगल एंटिटी, तो ये कॉम्प्लेक्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हो दीज आर वी नोन एज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये मेनी सब यूनिट से मिलकर बने होंगे, कोई एक यूनिट नहीं है, इसमें कई प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। और इन द लास्ट जो है ये हमारा ATP सिंथेज है, ठीक है। ऑल द कॉम्प्लेक्सेस आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो आपने ये समझ लिया कि ये कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पे हैं, ये इनर मेम्ब्रेन पे है। और ईच कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, और हर कॉम्प्लेक्स के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जो हेल्प करता है इस रिएक्शन के लिए। FMN posterior group of this enzyme, electron collected by NAD transfer to coenzyme Q, फिर इसके बाद NADH coenzyme Q reductase via this cluster। फिर ये फाइनली जो है आपका FA3 से मूव करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ओके, नाउ हम लोग एक और डिटेल में देखेंगे, ये आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये देख पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. ओके, तो ये है हमारी सेल, ठीक है। तो इस सेल में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ये लाइनिंग्स मिल रही होंगी, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। ये सब स्ट्रक्चर आप लोग को याद होगा क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में इसको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। ये है हमारी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो क्रिस्टी वाला पार्ट है उसी को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो इसको कि ये कैसे आप लोग इसको लाइपोप्रोटीन जो स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला, वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ये यहाँ पे आपको मूव कर रहा है क्या, हाई एनर्जी प्रोटॉन। हाई एनर्जी प्रोटॉन्स हैं H+, और ये है हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इट हैज़ मोर प्रोटॉन्स। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स कौन सी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, उसमें प्रोटॉन कम है। तो यहाँ पे हाई प्रोटॉन है और यहाँ पे लो प्रोटॉन है। तो हाई से लो की तरफ जाता है आपने नेचुरली। तो ये जाने के लिए क्या है, ATP सिंथेस। तो आप लोग इस मशीन को देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देख पा रहे हो Yes, ये sir. रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो आप लोगों ने जैसे टरबाइन देखी होगी, जैसे हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसमें क्या होता है, वो फ्लो से क्या होता है, वो टरबाइन का पहिया नाचता है और जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो। सपोज करिए ये आपका फ्लो, ये जो है सी ऑफ ये वाटर है, और ये वाटर जो है फ्लो कर रहा है कहाँ से, ज़्यादा वाटर से, मतलब ऊंचाई वाले वाटर से जो लो एल्टीट्यूड है वहाँ की तरफ फ्लो कर रहा है। वहाँ पे हमने बीच में एक टरबाइन लगा दी है
और वो जब टरबाइन घूमेगी तो उसकी एनर्जी को हम लोग सेव करते हैं। यही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इसको बोलते हैं, इस मशीन को बोलते हैं एटीपी सिंथेज। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ से हाई एनर्जी जो प्रोटॉन्स हैं जो इनर मेम्ब्रेन में मौजूद हैं, उनको ये भेजता है कहाँ पे, मैट्रिक्स में। और इसी में क्या होता है, ये रोटेट करता है, ये जैसे ये रोटेट हो रहा है इसका, और इसी प्रोसेस में क्या हुआ है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। ये एटीपी देखिए बन रहा है। ठीक है, एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर ये मशीन प्रोटॉन फ्लो, जैसे यहाँ से देखिए प्रोटॉन का फ्लो हो रहा है, इसमें ये कॉम्प्लेक्स है तो इसमें कई मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। मैंने यहाँ सिंपल में ये दिखा दे रहा है आपको, लेकिन इसमें कई मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये मशीन रुक जाए तो क्या होगा कि सेल जो है डेथ हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब इसके बाद आते हैं हम अदर कॉम्प्लेक्स पे, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए इसी मेम्ब्रेन में इस टाइप से ये अदर कॉम्प्लेक्सेस भी लगे हुए हैं। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4, और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 5। तो ये जो 4 कॉम्प्लेक्स है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। प्रोटॉन ट्रांसफर, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसको कैप्चर करके, हार्नेस करके उसको यहाँ इनर मेम्ब्रेन में भेजते हैं। और इसके बाद इसका जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे आपको प्रोटॉन दिख रहा है, और ये प्रोटॉन जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, इस मशीन को ये रोटेट करता है, और इसी रोटेशन से आपकी एटीपी का जनरेशन होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए? कोई डाउट तो है आपको स्टूडेंट्स? एनिमेशन समझ में आ रहा है आपको? सर इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलिसिस पाथवे पढ़ा था हम लोगों ने, सिट्रिक एसिड पाथवे पढ़ा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कुछ NADH काइंड ऑफ मॉलिक्यूल बनते हैं, NADH, FADH2, है ना। तो इस वाले प्रोसेसेस में NADH और FADH2 बनते हैं, जो उन मेटाबॉलिक पाथवेज में थे। और इसी तरह जो है फैटी एसिड्स में या फिर एमाइनो एसिड्स में भी इसी टाइप के मॉलिक्यूल आपके बनेंगे, NADH, FADH2 टाइप के। तो इसमें जो H वाला पोर्शन है वो है प्रोटॉन। ठीक है, अब NADH से और FADH2 से, इनसे कैसे हम लोग ATP का प्रोडक्शन करेंगे, वही मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो H क्या है, प्रोटॉन है। वही प्रोटॉन देखिए यहाँ से जो है ये आ रहा है यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वो प्रोटॉन आया NAD। ये जैसे कि अभी आप लोग देखोगे आगे, तो इसको जो ये ट्रांसफर वाला है H का, वो इस मैकेनिज्म के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आप देखिए इसको, ये है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1। इसके अंदर हम लोग देखिए जाएंगे अभी धीरे से। तो ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी आप एक सीक्वेंस चेन ऑफ रिएक्शन देख, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का एक देख पा रहे हैं, सीक्वेंशियल चेन देख पा रहे हैं। सर इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है, मतलब एंजाइम कोई हेल्प करता है इसमें हाँ, ट्रांसपोर्ट एंजाइम में? एंजाइम में हेल्प करते हैं, तो वही एंजाइम अभी मैं आपको दिखाऊंगा। NADH हाइड्रोजनेजेस है जो हेल्प करते हैं। हर हर कॉम्प्लेक्स के साथ एंजाइम जुड़ा हुआ है। अभी मैं सिंपली आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर, जिससे आप उसको इमेजिन कर सको। अभी मैं डिटेल में ये जो PDF है उसको डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल आप इस एनिमेशन को देखिए और इमेजिन करिए कि ये ऐसी है। तो कॉम्प्लेक्स 1 में आप देख पा रहे हो यहाँ NADH आ रहा है। ये NADH कहाँ से आया आपका, जो आप पाथवेज में आपके बना था। ठीक है, वहां से ये आके, अरे और
इस तरह के फिर ये NADH आके यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है, और इस तरह से रेडॉक्स सेंटर होते हैं जो कि लो एफिनिटी है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी है, और ये हाई एफिनिटी है, ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की इनमें ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है। तो इस टाइप से एक फ्लो टाइप में ये बन रहा है, हाई एफिनिटी और लो एफिनिटी मॉलिक्यूल्स को मिला के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस टाइप से ये ट्रांसफर होता है कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है, जो पर्टिकुलरली जो कॉम्प्लेक्स 1 है दैट इज फॉर NADH। ठीक है, NADH के लिए ही पर्टिकुलर ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है। तो ये एक चेन है, यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल नहीं जा पाएगा, ये चेन के थ्रू ही ये मूव करेगा। आप सोचो कि इस वाले से इधर चला है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये इसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ये हार्नेस भी करता है। ठीक है, कैप्चर भी कर लेता है यहाँ पे, जो कि जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है वो नहीं कर पाता है, FADH2 वाला नहीं कर पाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका। ये वीडियो के लिंक मैं आपको शेयर कर लूँगा, आप लोग इसको देखेंगे, यूट्यूब से मैंने लिए हुए हैं ये। फिर यहाँ पे करियर है, कोएंजाइम Q, दीज आर द करियर। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया वो इस कोएंजाइम Q की जो है ये कैप्चर करता है, और ये कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ उसको मूव करता है। ठीक है, इसी तरह एक और कॉम्प्लेक्स हमने बताया, कौन सा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ये पर्टिकुलरली फॉर FADH2। ठीक है, इट इज़ पर्टिकुलरली जो है FADH2 के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ये कैप्चर करेगा। सेम मैकेनिज्म वैसे ही इस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पे यहाँ पे मॉलिक्यूल लगे होंगे, और लास्ट में आपको एक करियर मिलेगा कोएंजाइम Q, जो कि यहाँ से भी एनर्जी लेके किस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की तरफ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहे हैं वो मूव कर रहे हैं कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, ये वापस से एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लगे होंगे, जो अभी हम लोग PDF में देखेंगे, साइटोक्रोम C। ठीक है, अब यहाँ पे एक अदर करियर है साइटोक्रोम C, जिसे हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेगा, और वापस से ये यहाँ पे आएगा कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के अंदर फाइनल जो है ऑक्सीजन आपको मिलेगा। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं अपने सांस रिस्पिरेशन के दौरान, वो यहाँ पे आता है। वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा, और वाटर जो है मॉलिक्यूल बनेगा, फिर उसके बाद वाटर का निर्माण होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वाटर के रूप में रिलीज हो गया, और बाकी जो एनर्जी है, जो यहाँ से इस एक इलेक्ट्रॉन तो वाटर बन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन में। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो हम लोग बोल रहे हैं वो आ जाएगा आपको इनर मेम्ब्रेन में, और फिर वहाँ से ये ATP सिंथेस जो है, वहाँ से ATP का प्रोडक्शन करेगा रोटेट करके। ओके, तो अब हम लोग PDF की तरफ चलते हैं। सर जो कॉम्प्लेक्स 2 है उसमें ना एनर्जी रिलीज होती है, तो इसीलिए एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती ना। एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, वो सिर्फ FADH2 से एनर्जी लेता है, और मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और उसको पास थ्रू कर रहा है। ओके सर। सर तो इसका कोई रीजन कि एनर्जी क्यों नहीं रिलीज होती है? इसको मैंने जाना नहीं है, पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। ओके सर। अ, ये PDF दिख रही है आपको यस स्टूडेंट्स? सर। ओके, आई होप मतलब आप लोग इमेजिन कर लिए होंगे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। अब इसके बाद मैं आता हूँ PDF पे। सो द एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स, पर्टिकुलरली ग्लूकोज की बात कर रहे हैं हम लोग, फैटी एसिड, एमाइनो एसिड्स, ये सारे की सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अंडरगोज इनटू मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड गेट ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O। सिट्रिक एसिड साइकिल में CO2 और H2O का प्रोडक्शन हो रहा है।
एंड द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स, जो इसमें से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बनते हैं कौन कौन से, जैसे NADH बना आपका, FADH2 बना। द लेटर टू रिड्यूस कोएंजाइम्स पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ रिस्पिरेटरी चेन एंड फाइनली रिड्यूस ऑक्सीजन टू वाटर, जो मैंने अभी वहां पे आपको बताया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसी चीज को यहाँ समराइज किया हुआ है इस पिक्चर में होल कॉन्सेप्ट को। तो ये है हमारे बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, अमीनो एसिड्स। आने वाली क्लासेस में हम लोग फैटी एसिड और अमीनो एसिड्स को भी डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें से जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो हमारे रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स का प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स NADH एंड FADH2। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, जो ये एनर्जी है इसकी, ये कैसे कैप्चर होगी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ही प्रोसीजर मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा होपफुली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। So mitochondria are the centers for metabolic oxidative reaction. इलेक्ट्रॉन आउट, ऑक्सीडेटिव वर्ड जहां भी आ जाए आप याद रखिए इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है। तो सेंटर्स फॉर मेटाबॉलिक ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस टू जनरेट रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स NADH and FADH2, which in turn are utilized in ETC to liberate energy in the form of ATP. तो जो ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स आपके बन रहे हैं NADH FADH2, उसको यूटिलाइज करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और प्रोड्यूस करता है एनर्जी करेंसी, और इसीलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने देखा माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए मैं एक वीडियो और आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देख पा रहे हो आप लोग ये मेरी स्क्रीन? यस सर। ये है देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर ये है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसीलिए बिकॉज दे कन्वर्ट एनर्जी इनटू फॉर्म दैट आर यूजेबल बाय द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप भी डिफरेंट हो सकता है ना। स्फेरिकल शेप में भी पाए जाते हैं, इलोंगेटेड ओवल्स में भी पाए जाते हैं। और इसको बीच से अगर हम लोग ये देखो, ये देखिए आप लोग यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो आप लोग, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो, तो ये स्ट्रक्चर इसलिए बने हैं जिससे ये सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। जो इस सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा कि हमारा इसका इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग कहते हैं, इस वाले मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन, जो कि आपका कहाँ पे है, ये साइटोप्लाज्म वाले साइट में है। और ये है इनर मेम्ब्रेन, जो मैंने अभी आपको पिछले वीडियोस दिखाए थे। दीज आर द इनर मेम्ब्रेन्स। तो इसी के बीच में आपके ये कॉम्प्लेक्सेस जो है यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स 5 नंबर ऑफ जो मैंने आपको डिस्कस किया था, वो सारे इसी वाले इनर मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं। ये देखिए डबल मेम्ब्रेन, जैसे लाइपोप्रोटीन वाली है ना। देखिए ये शुगर मॉलिक्यूल से ATP का यहाँ पे जनरेशन हो रहा है, और इसी वाले मेम्ब्रेन पे आपका ये सारा सिस्टम लगा हुआ होता है। और ये ATP कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता रहता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये ATP बाहर रिलीज होता है जिससे कि हमारा सेल काम करता है। तो ये होल प्रोसेस है। ओके, तो आते हैं अब हम लोग इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोगों ने देखा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। दीज आर द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इनर मेम्ब्रेन NAD प्लस FM, कोएंजाइम Q, B, C, A, साइटोक्रोम A3, है ना। तो दीज आर द असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इन द लास्ट ATP सिंथेस, कॉम्प्लेक्स नंबर 5।
सो मिटोकॉन्ड्रियल, मैंने आउटर मेम्ब्रेन के बारे में इसमें डिस्कस किया है नहीं? ओके। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम लोगों ने देखा कि इनर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स series of different complexes. Electron transport chain and ATP synthesizing system are located on the inner membrane, and it is a specialized structure rich in protein and impermeable to these electrolytes and small molecules ADP and ATP. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये सिलेक्टिव परमेएबल होती है मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टी, जिसके कारण कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है कि ये ग्रेट इफिशियंसी से ये काम कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे इस एरिया में क्या होता है, दिस इज द मैट्रिक्स, लिक्विड भरा हुआ होता है, एक लिक्विड, और वहाँ पे काफ़ी एंजाइम्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स, और द इनर substances form the matrix of mitochondria. It is rich in enzymes responsible for citric acid cycle, beta oxidation of fatty acid, and oxidation of amino acids. तो जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स है, वो सारी रिएक्शन इस मैट्रिक्स के अंदर होती हैं, और उसके एंजाइम्स जो हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। सो द अब आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिस्पायरेटरी चेन। जैसे मैंने बताया था आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 to 4 आर करियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर 5 इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेस। जो हमने रोटेशन देखा था, रोटेट करके एटीपी बन रहे थे, उसमें इन्वॉल्व होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5। सो बिसाइड्स दीज एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस देयर आर सर्टेन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके अलावा कुछ कैरियर्स जो मोबाइल कैरियर्स हैं, जो कि मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में पहुंचाने में। वो है क्या है, NADH है, कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम C एंड ऑक्सीजन। So the enzyme complexes 1 to 4 and the mobile carriers are collectively involved in the transport of electrons, which ultimately combine with oxygen to produce water. So the largest proportion of the oxygen supplied to the body is utilized by the mitochondria for the preparation of इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हमारी बॉडी जो भी ऑक्सीजन लेती है, उसका मेजर पोर्शन कहाँ यूटिलाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऑपरेशन में, जिससे कि हमारा ATP का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग इसी कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। आप लोगों को वो अटेंडेंस शीट मिल जाएगी, अभी मैं पोस्ट करूंगा, तो आप लोग अटेंडेंस उसमें मार्क कर दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.